यहाँ पर एक मैच द कॉलम वाला प्रॉब्लम लेता है। इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, इफ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस लिमिट इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ p बाई क्यू इज ग्रेटर देन। यहाँ पे मैंने फोर्थ ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे 1/6 है, ये चीज ध्यान रखना। ये थर्ड है और उसके बाद फिफ्थ दे रखा है, फोर्थ 1/6 है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर फर्स्ट प्रॉब्लम में देखे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यहाँ पे इस तरीके का दे रखा है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर तुम देखोगे तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और अब जो अपनी लिमिट है वो ई रेस्ट टू पावर माइनस पी बाई क्यू के फॉर्म की है, तो यहाँ पे ई रेस्ट टू पावर फॉर्म में लाने के लिए इसको अपन इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके का आ जाएगा। यहाँ पर पहले तो सबसे पहले इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सम के फॉर्म में लिख दिया और फिर ये समेशन के फॉर्म में ऐसे जनरल फॉर्म में ऐसे लिख दिया। यहाँ पे अब ये आर को मैं यहाँ पे बाहर ले लूंगा। मेरा किस तरीके का बनेगा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, अब यहाँ से एक एन को अंदर ले लूंगा मैं। अब तुम्हें पता ही है कि ये किस फॉर्म का बनता है। अगर ये चीज दे रखी हो तो यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये इंटीग्रल 0 to 1 x ln x dx हो जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो इसके लिए ये -1/4 आएगा। जो अपना आंसर है वो इतना आएगा। यहाँ से p बाय क्यू देखे तो 1/4 आ रहा है। और अपन ऑप्शन चेक करें तो किससे ग्रेटर है, ये 1/5 से, यानी थर्ड ऑप्शन। और 1/6 से भी ग्रेटर है, तो यानी या तो ये ऑप्शन ट्रू होगा या ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, उससे अपन को और क्लैरिफाई होगा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है इनमें से। यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, 7 फैक्टोरियल का होल फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय दिस, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के। अपन को क्या बोल रखा है कि 7 फैक्टोरियल का होल फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के बताना है। तो यहाँ पर इसको तुम इस तरीके से समझो कि मान लो तुम्हारे पास 7 फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट्स है और उसको तुम्हें 6 फैक्टोरियल ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ताकि जो ईच ग्रुप है वो 7 ऑब्जेक्ट ले पाए। इस चीज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे तुम्हारे पास 4 ऑब्जेक्ट है और उसको तुम्हें 4 की जगह यहाँ पे तुम ऐसे मान सकते हो, 6 लेता हूं मैं यहाँ पे। मान लो तुम्हारे पास 6 ऑब्जेक्ट है और उसको तुम्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना हो इक्वल साइज, तो कैसे करते हो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स। यानी अगर 3 इक्वल में करना है तो सबको दो दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, और यहाँ पे फिर उससे डिवाइड भी करना पड़ता है। तो ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए। वैसे ही यहाँ पर तुम्हारे पास 7 फैक्टोरियल ऑब्जेक्ट है और उसको 6 फैक्टोरियल ग्रुप्स में करना है ताकि सभी को 7 ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल का होल फैक्टोरियल,
और यहाँ पर 7 फैक्टोरियल की जो होल पावर है वो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल आ जाएगी। सो अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो ये इसी टाइप का है। अब ये एक ग्रुप्स, तो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है तो वो एक इंटीजर ही आएगा, यानी इंटीजर वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ग्रुप्स को ऐसे तो नहीं है कि हाफ ग्रुप में डिवाइड करना है। सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तुम के देख सकते हो, के की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। सो अपना जो प्रॉब्लम था वो क्या था, तो मैक्सिमम वैल्यू अपन को के की बतानी थी, तो के की वैल्यू 6 आ गई, तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे। सो सेकंड ऑप्शन इसमें भी मैच कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। और फोर्थ यहाँ पे 1/6 था, तो यहाँ पे ये चेक करें तो ये ऑप्शन हट जाएगा, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। सो अपना करेक्ट ऑप्शन तो डी होगा, लेकिन यहाँ पे आर और एस को भी चेक कर लेता है। तो पहले एस को कर लेता है। तो एस में क्या बोल रखा है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो टी एन अपन को ये दे रखा है, तो अपन को इसकी वैल्यू बतानी है। सो अगर अपन चेक करें तो अल्फा क्यूब -2 अल्फा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ये इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। वैसे ही बीटा करेगा और वैसे ही गामा करेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो अल्फा की पावर n+3 है -2 अल्फा की पावर n+2 माइनस अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से बोल सकता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे ऐसी बीटा की पावर n+3 -2 बीटा की पावर n+2 माइनस बीटा की पावर n, उसके लिए भी ये चीज ट्रू हो जाएगी यहाँ पर। और वैसे ही गामा के लिए भी हो जाएगा, गामा की पावर n+3 -2 टाइम्स गामा की पावर n+2 माइनस गामा की पावर n इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पर इस चीज का क्या मतलब है, T11 का, T11 का मतलब यहाँ पे ये है। सो अगर तुम इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज करो, तो यहाँ पे मैं करता हूँ। सो मेरे पास वो क्या आया था कि अल्फा की पावर n+3 -2 टाइम्स अल्फा की पावर n+2 माइनस अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये समेशन हो जाएगा। इस समेशन का क्या मतलब है यहाँ पर, अ, इस समेशन का ये मतलब है कि मैं इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तीनों ही जीरो थे। सो अगर मैं तीनों को सम कर दूंगा तो भी मेरा जीरो आएगा। यहाँ पे मैं इस समेशन की बात कर रहा हूँ। सो ये इक्वेशन तुम तीनों के लिए लिखोगे और ऐड करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ से अगर तुम n की वैल्यू 8 पुट कर दो, तो समेशन ऑफ अल्फा की पावर 11 माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। और यही अपन को बताना था, T11 माइनस T8 डिवाइडेड बाय T10। इसके बारे में अपन को यहाँ पे बात करनी थी। सो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन है इसमें, क्या ग्रेटर देन, ये किससे ग्रेटर देन होगा, द वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन। सो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 1/4 ये वाला भी हो जाएगा, 1/5 एंड 1/6, तो 3, 4 एंड 5 तीनों आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें कर सकता है अपन, क्योंकि जो 2 है इन तीनों से बड़ा होगा। अब अपना एक ऑप्शन बचा है आर वाला, तो आर वाला भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज लेस देन और इक्वल टू। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x रेज टू पावर x -1 ln x, और फिर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x रेज टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय ln x की पावर -1। सो अब तुम चेक करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा। सो 0/0 फॉर्म बनेगा तो तुम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। सो ऊपर तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, और नीचे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन देखोगे तो दिस आ जाएगा ये। सो यहाँ पर ये किस फॉर्म का बना,
इस फॉर्म का। अब अगर अपन ये दोनों लिमिट निकालें, सो यहाँ पर ये दोनों लिमिट निकालने की कोशिश करता है। एक्स एल एन एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस कहाँ पे जाता है। सो इसको मैं एल एन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/x लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर तुम्हें पता ही है कि 0 पे ये एल हॉस्पिटल लगा सकता है इसमें। सो यहाँ पे 2 ln x दिस एंड -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो ये -2 x ln x इस टाइप का आ जाएगा। सो इसको मैं -2 ln x डिवाइडेड बाय 1/x लिख सकता हूँ। अगेन मैं वही लगाऊंगा। सो -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। सो सिंपली 2x आएगा और यहाँ से ये 0 हो जाएगा। और वैसे ही तुम इस चीज को भी निकाल सकते हो, एक्स एल एन एक्स का होल क्यूब। ये भी तुम्हारे पास 0 ही आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस। सो ये पूरा सम तुम्हारा 0 पे टेंड करेगा। और तुम्हें पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स रेज टू पावर एक्स तो क्या होता है। यहाँ पर इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, ई रेज टू पावर एक्स एल एन एक्स और फिर एल एन एक्स डिवाइडेड बाय 1/x और फिर ये 1/x -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आएगा। सो ये माइनस का एक्स हो जाएगा, तो ई रेज टू पावर 0 यानी 1 आएगा। सो ये जो पूरी लिमिट है, अब ये 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। सिंपली कहने का मतलब है, तो ये 1 हो जाएगा। तो सिंपली जो अपना आंसर है इसका यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये किससे लेस देन है, 5 और 6 से है, तो यहाँ पे 1 और 2 आ जाएगा। 5 और 6 से लेस है नहीं ये। सो होप तुम्हें समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं बाद में।